हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 4 फरवरी और आज हम 3 तारीख और 4 तारीख दोनों का करंट अफेयर आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ वन कैंडिडेट कंटेस्टिंग फ्रॉम टू सीट्स। देखिए, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, उसमें जो सेक्शन 33 क्लॉज 7 है, उसमें ये किसी भी कैंडिडेट को अलाउ करता है कि आप 2 सीटों से आप चुनाव लड़ सकते हैं एक साथ। 1994 के पहले कोई व्यक्ति 3 सीट से भी चुनाव लड़ सकता था एक साथ। तो इसी को लेकर एक पिटीशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। मतलब जो कैंडिडेट 2 सीटों से लड़ता है उसे बैन किया जाए, उसे डिसअलाउ किया जाए, क्योंकि ये सेक्शन इनवैलिड है अल्ट्रा वायर्स से कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ऐसा जो पिटिशनर था उसका मानना था। पर इसमें गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? इसमें गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि एक तो लॉ में ऑलरेडी ये अवेलेबल है। मतलब लॉ प्रोवाइड करता है कि एक व्यक्ति 2 सीटों से कंटेस्ट कर सकता है। तो ये उस कैंडिडेट का राइट है कि अगर वो 2 सीटों से एक साथ चुनाव लड़ता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी की ये पॉलिटिकल चॉइस हो सकती है। आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। और दूसरा आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने गवर्नमेंट ने ये दिया कि ये एक लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट है। मतलब आप इसको चेंजेस नहीं कर सकते। आपको अगर इस सेक्शन में चेंज करना है तो इसके लिए लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट लाना ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट का ऐसा मानना था कि ये काम कोर्ट का नहीं है, ये काम पार्लियामेंट का काम है बेसिकली। अगर उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, 2 सीटों से लड़ना गलत है तो पार्लियामेंट ऐसा अमेंडमेंट लेके आएगी, कोर्ट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बट इसमें कंसर्न क्या है? तो सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इसी एक्ट का आरपीए एक्ट 1951 का सेक्शन 70 क्या बोलता है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर सकता है। मान लो अगर आप दोनों सीट से जीत गए, तो भी आपको एक ही सीट से रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि जब 2014 में मोदी जी ने चुनाव लड़ा था वडोदरा से और वाराणसी से, तो अल्टीमेटली उन्होंने वाराणसी को चुना और वडोदरा की सीट छोड़ दी। तो इससे हुआ क्या कि वडोदरा में फिर से इलेक्शन हुए, मतलब फिर से खर्चा हुआ, फिर से एमसीसी डिक्लेयर की गई, तो फिर से इलेक्शन मशीनरी स्टार्ट हुई। ठीक है, इससे लोगों का टाइम वेस्ट हुआ, लोगों की एनर्जी वेस्ट हुई, लोगों का एफर्ट वेस्ट हुआ, लोगों का वोट वेस्ट हुआ। फिर इसमें जो एक्सपेंडिचर आता है इलेक्शन कमीशन को वो भी ज्यादा है। एक चुनाव को कंडक्ट कराने में कई सारी मशीनरी यूज होती है, कई सारे लोगों की ड्यूटीज लगाई जाती हैं, कई सारी तैयारियां की जाती है, तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ने बार बार इसके अगेंस्ट बोला है, इसके अगेंस्ट स्टैंड लिया है कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में एक कंसेशन बनाना चाहिए, जिससे कि ये वन कैंडिडेट कंटेस्टिंग फॉर टू सीट्स का जो कॉन्सेप्ट है इसको खत्म किया जा सके। बट यहाँ पे एक चीज ये है कि आखिर ये पार्टीज 2 सीटों से लड़ती ही क्यों है? देखिए, इसका सबसे बड़ा मेजर फैक्टर ये होता है, एक तो अपोनेंट के वोट उनको कम करना रहते हैं। ठीक है, तो उनकी जो वोट काटने की एक टेंडेंसी रहती है। दूसरा ये कि कभी कई बार पार्टियां क्या कहती है, पावर प्रोजेक्ट करती हैं। उनको ये दिखाना रहता है कि हम दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी काफी पॉपुलर हैं। तो उससे स्टेट में एक मैसेज जाता है कि ये जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है ये काफी पॉपुलर है। तो इससे एक सेंटीमेंट जनरेट होता है पर्टिकुलर कैंडिडेट और पर्टिकुलर पार्टी के लिए। तो इसीलिए पार्टीज इसके अगेंस्ट नहीं जाती, क्योंकि लगभग हर पार्टीज ने इस कॉन्सेप्ट का यूज कर रखा होता है। क्योंकि लास्ट इलेक्शन में राहुल गांधी ने भी अमेठी से इलेक्शन लड़ा था और केरला के वायनाड से भी इलेक्शन लड़ा था। तो दोनों पार्टीज ऐसा करती हैं, इस वजह से इसमें कंसेंसस नहीं आ पाता है। तो हमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव तो इस सेक्शन याद रखना है और इसके फेवर में दिए गए आर्गुमेंट हमें याद रखना है। और मेंस में आपको सजेशन लिखना हो तो आप इलेक्शन कमीशन का सजेशन लिख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये सजेस्ट किया है कि अगर आप दो दो जगह से आप लड़ते भी हो, 2 सीट से आप लड़ते भी हो, तो आपको क्या होगा, आप विधानसभा की सीट के अगर 2 सीटों से लड़ते हो तो आपको 5 लाख एक्स्ट्रा पे करने होंगे। और अगर आप संसद की सीट के लिए लड़ते हो तो आपको 10 लाख एक्स्ट्रा पे करना होगा। इन केस अगर आप एक सीट छोड़ते हो जीतने के बाद भी, तो उस सीट का जो इलेक्शन का खर्चा आएगा वो आप बियर करोगे। तो ये कॉन्सेप्ट इलेक्शन कमीशन ने दिया था। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ पीएम प्रणाम स्कीम को लेकर है। आपको पता है जो हमारा बजट आया इस साल का, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने इस स्कीम को अनाउंस किया है, पीएम प्रणाम। इसका मतलब है पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। तो ये पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म है। तो ये जो स्कीम है ये किस लिए लाई गई है? ये जो हमारा फर्टिलाइजर है केमिकल बेस्ड, इसके यूज को रिड्यूस करना, तो इसके स्थान पर, इसके प्लेस पर एक अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर की यूज को इंक्रीज करना और इसके लिए जो स्टेट्स हैं उनको इंसेंटिवाइज करना। तो ये बेसिकली पीएम प्रणाम स्कीम का 2 मेजर ऑब्जेक्टिव है कि केमिकल फर्टिलाइजर के यूज को कम करना, इसके स्थान पर अल्टरनेटिव जो फर्टिलाइजर होते हैं, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं, उनके इंक्रीज को, उनके यूज को बढ़ाना। इसके लिए उन्हें स्टेट को इंसेंटिवाइज करना है। तो ये स्कीम इस बात का ध्यान रखेगी। तो अब हमें केमिकल फर्टिलाइजर के यूज को कम क्यों करना है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2017-18 और 2021 में कितना मेजर डिफरेंस आया। तो 2017-18 में हम 298 लाख मेट्रिक टन यूरिया यूज करते थे, बट 2021-22 में हम 356 लाख मेट्रिक टन हम यूरिया यूज करने लगे। मतलब इसका यूज जो है वो बढ़ा है। लगभग 21% इसका जो यूसेज है वो बढ़ गया है और ये हर साल ग्रो हो रहा है। तो इससे जो हमारा जो
सॉइल है उस पे लगातार प्रेशर आ रहा है, वो डिग्रेड हो रही है। तो जब कोई सॉइल डिग्रेड होती है, उसके न्यूट्रिएंट्स में कमी आती है, तो उसके जो प्रोडक्टिविटी है, जो यील्ड होता है हमारे क्रॉप का, उस पर भी फ़र्क पड़ता है। उसके बाद हम जो फूड जो कंज़्यूम करते हैं, उसमें भी काफ़ी हमारे हेल्थ के लिए नुकसान होता है, क्योंकि आप ज़्यादा केमिकल यूज़ करोगे फर्टिलाइज़र का, तो उससे हमारे जो फूड आइटम्स होंगे, वो और ज़्यादा टॉक्सिक होते जाएँगे। तो ये स्कीम बेसिकली करेगी क्या? इस स्कीम में पहली बात तो कोई सेपरेट बजट नहीं है। तो जो अभी जो गवर्नमेंट केमिकल फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करती है, उसमें हाइली सब्सिडाइज़ करती है। सब्सिडीज़ कितना देती है कि 2022-23 के लिए 2.25 लाख करोड़ जो सब्सिडी है, वो सिर्फ फर्टिलाइज़र के सेक्टर में दी गई है। मतलब 39% हायर दिया गया लास्ट ईयर के कंपैरिज़न। लास्ट ईयर 1.62 लाख करोड़ था और इस साल 2.25 लाख करोड़ जो है, वो फर्टिलाइज़र सब्सिडी दी जाएगी। तो इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा जो सेंटर है, वो बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ के रूप में खर्च करता है। अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र को कम करेंगे, तो इससे क्या होगा, ये सब्सिडी में कमी आएगी और इस सब्सिडी से जो पैसा बचेगा, उसको हम अल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र बनाने में काम करेंगे। मतलब इसके लिए हम जो स्टेट होंगे, जहाँ पे आप केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ को कम करोगे, उनको हम इंसेंटिवाइज़ करेंगे। इसमें जो भी सब्सिडी का पैसा बचेगा, उसमें जो 50% जो सब्सिडी होगी, वो एज़ अ ग्रांट दी जाएगी स्टेट, और जो ग्रांट जो स्टेट को दी जा रही है, उसमें 70% जो ग्रांट होगी, वो स्टेट क्या करेगी, टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन करेगी, ताकि जो अल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यहाँ पे अल्टरनेट फर्टिलाइज़र जनरली होता है ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, इस टाइप से। और जो 30% जो ग्रांट होगा, वो फार्मर्स को, पंचायत, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिया जाएगा, इससे कि एक अवेयरनेस आए। लोगों को बताया जाए कि केमिकल फर्टिलाइज़र करने का कितना नुकसान होता है हमें, किससे इससे हमारी हेल्थ को नुकसान होता है, हमारे स्टेट की फाइनेंस को नुकसान होता है। तो बेसिकली हम जो अल्टरनेट अल्टरनेट फर्टिलाइज़र उसके यूज़ को बढ़ाएँगे, साथ ही साथ उसके लिए एक अवेयरनेस फैलाएँगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट के परफॉर्मेंस को भी मेज़र करेगी कि किस स्टेट ने अपने केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ को कम किया है, बढ़ाया है, उस हिसाब से उस स्टेट को इंसेंटिवाइज़ किया जाएगा। तो ये बेसिकली पूरी पीएम प्रणाम स्कीम है, जो कि यूपीएससी में इस बार प्रीलिम्स में आ सकती है। अब चलते हैं आगे। हमारे अगले न्यूज़ खादी फैशन शो से रिलेटेड है। दरअसल इस खादी फैशन शो को कौन ऑर्गेनाइज़ करा रहा है? इसे द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ऑर्गेनाइज़ करा रही है। कहाँ पर? रन ऑफ कच्छ में। तो सबसे पहले ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है? जो कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट आया था जो 1956 उससे बनाई गई थी ये, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ये एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो इस मेगा इवेंट का मतलब क्या है कि दरअसल हम जो खादी ब्रांड है, उसके यूज़ को हम पॉपुलराइज़ करना चाहते हैं। उसके उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, ताकि जो खादी है उसका और ज़्यादा यूज़ हो सके, बढ़ सके उसके यूसेज को, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम खादी को पॉपुलराइज़ कर सकें, इसकी डिमांड को और ज़्यादा बढ़ा सकें। अब इसके लिए क्या कर रहे हैं, जो रण उत्सव होता है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, हर साल होता है ये, वहाँ पे हम ये खादी फैशन शो का आयोजन कर रहे हैं। और ये जो रण उत्सव होता है, ये 3 मंथ का लंबा लॉन्ग फेस्टिवल होता है, ठीक है? और ये रन ऑफ कच्छ क्या है? ये एक साल्टी मार्शल लैंड है। हमारे जो वेस्टर्न इंडिया में जो थार डेज़र्ट है, वहाँ पर ये साल्टी मार्श लैंड होता है, जो कि वेस्टर्न गुजरात में होता है। तो ये जो रन ऑफ कच्छ है, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये वेस्टर्न गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ही मिलता है रन ऑफ कच्छ। यहाँ पे रन ऑफ उत्सव हर साल ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉल्ट डेज़र्ट भी बोला जाता है, और जो लोग कच्छ में रहते हैं, वो कच्छी भाषा का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक फैक्ट हो गया रन ऑफ कच्छ को लेकर, केवीआईसी को लेकर और खादी फैशन शो को लेकर। अब चलते हैं आगे। हमारे अगले न्यूज़ एक रेडियो एक्टिव कैप्सूल को लेके है। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया से एक न्यूज़ आई थी जहाँ पर एक जो रेडियो एक्टिव कैप्सूल था वो लॉस्ट हो गया था। उसके 2 हफ्ते बाद इसे खोज लिया गया। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि ये जो कैप्सूल था इसमें सीज़ियम-137 एलिमेंट था, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल माना जाता है। क्योंकि ये जो सीज़ियम-137 है ये बीटा और गामा रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, जो हमारे ह्यूमन्स की हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। शॉर्ट टर्म में ये हमें काफ़ी ज़्यादा हमारे बॉडी को नुकसान पहुँचा सकता है, यहाँ तक कि डेथ भी कॉज़ कर सकता है। बट इन लॉन्ग टर्म ये हमारे डीएनए को डैमेज कर सकता है, कैंसर कर सकता है। इसलिए जब ये कैप्सूल लॉस्ट हुआ तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ बनी। अगर इसके रेडिएशन को देखें तो ये कितना एमिट करता है, जितना कि आप 1 घंटे में जो 10 एक्स-रे होते हैं, उसके रेडिएशन के इक्वल ये जो कैप्सूल है वो रेडिएशन एमिट करता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ सीज़ियम-137 को लेके क्वेश्चन आ सकता है, जो यूपीएससी कभी पूछ सकती है। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये बीटा और गामा रेज़ रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, जो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में हमारे बॉडी को नुकसान पहुँचा सकता है। अब चलते हैं आगे। हमारे अगेंस्ट रिवर्स फ्लिपिंग को लेकर है। रिवर्स फ्लिपिंग क्या होता है? उसके पहले हम फ्लिपिंग जान लेते हैं। फ्लिपिंग में क्या होता है? जब मान लो कोई कंपनी होती है जो इंडिया में स्टार्टअप हुआ, वो बड़ी कंपनी बन गई। उसके बाद में उसने क्या किया? तो उसने अपनी जो ओनरशिप है, वो किसको ट्रांसफर कर दी? फॉरेन एंटिटी को, ठीक है? हालाँकि जो इंडियन प्रमोटर थे, जो उस कंपनी को बेसिकली जो ओरिजिनली होल्ड करते थे, उन लोगों ने फॉरेन एंटिटी को होल्ड किया और उस फॉरेन एंटिटी के ज़रिए इस कंपनी को जो इंडिया में जो स्टार्टअप बनी है, उसको अब फॉरेन एंटिटी के थ्रू कंट्रोल करने लग गए। ताकि इंडिया में ऑपरेट तो करती थी, बट उसकी जो ओनरशिप थी, वो चली गई
बाहर फॉरेन में, सिंगापुर, हांगकांग कहीं भी। अब इनके जाने की वजह क्या थी? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा हर्डल होते हैं। हमारे जो लॉज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, लूप होल्स होते हैं और काफ़ी जो कहते हैं ना पुलिस स्टेट बन जाता है कि काफ़ी इंटरवेंशन होता है, ब्यूरोक्रेटिक काफ़ी ज़्यादा इंटरवेंशन हो जाता है, ठीक है? दूसरी तो और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वो इतना ज़्यादा पिकअप नहीं कर पाता, तो इससे जो स्टार्टअप होती है, वो जनरली कैपिटल अट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो जब वो फॉरेन एंटिटी की तरफ जाती हैं, जब अपना बेस फॉरेन शिफ्ट कर लेती हैं, तो उससे क्या होता है उनको नए इन्वेस्टर मिलते हैं। क्योंकि जो नए इन्वेस्टर होते हैं, वो जनरली अब इंडिया में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मान लो हमने इन्वेस्ट किया और ये कंपनी कहीं लॉ में फँस गई या फिर कुछ और पचड़ा हो गया, तो वो उनको लगता है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं स्टार्टअप को लेकर। इस वजह से वो इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। बट अगर यही जो स्ट्रक्चर है, यही जो ओनरशिप है, ये अगर फॉरेन शिफ्ट हो जाता है, तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर है, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं, वो फिर और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है, क्योंकि वो सिंगापुर, हांगकांग जैसी कंट्री में सेफ फील करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, ये उनके इन्वेस्टमेंट को सिक्योर रखेगा। उसके बाद में जनरली जो शिफ्ट करते हैं वो लोग टैक्सेशन की वजह से करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि 39% जो है इफेक्टिव जो टैक्स लगता है रिच पर, तो उससे भी वो लोग अपनी जो एंटिटी है वो फॉरेन शिफ्ट कर देते हैं। क्योंकि वहाँ पे लगभग टैक्स हेवन होता है, कंपनी में ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया जाता है। एनवायरमेंटल लॉज़ भी उनके ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। इंडिया में अब एनवायरमेंट लॉ भी स्ट्रिक्ट हो गए। इस वजह से जो कंपनी जो फॉरेन शिफ्ट हो रही थी, उसे फ्लिपिंग बोला जाता था। बट अब क्या देखने को मिल रहा है? अब हमें रिवर्स फ्लिपिंग देखने को मिल रहा है। जब वही कंपनी जो इंडियन स्टार्टअप थी, वो जब फॉरेन से वापस से अपना जो बेस है, जो ओनरशिप है, वापस इंडिया में ट्रांसफर कर देती है, तब उसे रिवर्स फ्लिपिंग बोला जाता है। अब ये रिवर्स फ्लिपिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो अब जो प्राइवेट इक्विटी है, वो काफ़ी बढ़ गया है, उससे कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है कंपनीज़ में, वो भी इंक्रीज़ हो गया है। वेंचर कैपिटल हमारे यहाँ पे डेवलप हो गया है, हमारा जो कैपिटल मार्केट था, वो डेवलप हो गया है, ठीक है? धीरे-धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है? ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस कर रही है, तो जितने भी लॉज़ हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको धीरे-धीरे ईज़ आउट करा जा रहा है, ठीक है? सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है उन्हें, उन्हें टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है? जो स्टार्टअप हो रहे हैं नए, तो इन सबको देखते हुए जो नया हमारा जो कल्चर जनरेट हो रहा है स्टार्टअप को प्रमोट करने का, इस वजह से जो कंपनी जो बाहर शिफ्ट हो गई थी, वो वापस से अब इंडिया की ओर वापस आ रही है, तो इसे ही रिवर्स फ्लिपिंग बोला जा रहा है। तो अब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हमें क्या देखना है, हमें रिवर्स फ्लिपिंग जो टर्म होती है, वो हमें याद रखनी होती है क्योंकि यूपीएससी कभी-कभी इससे टर्म्स पूछती है प्रीलिम्स में, खासकर इकोनॉमिक के सेगमेंट में। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2021 के प्रीलिम्स में पूछा था। वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल? तो ऑप्शन क्या है? एज रिगार्ड लेजिस्लेशन, द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरेन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। सही बात है ये, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी नहीं है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। अगर मान लो पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती जो कि सेक्युलरिज्म को इन्फ्रिंज करता है, ठीक है, डेमोक्रेसी को इन्फ्रिंज करता है, रूल ऑफ लॉ को इन्फ्रिंज करता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो लॉ को क्या करती है? नल एंड वॉइड कर देती है, अल्ट्रा वायलेट कर देती है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पार्लियामेंट सॉवरेनिटी नहीं है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कोर्ट है, वो किसी भी समय बेसिक स्ट्रक्चर यूज़ करके उस पूरे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो हमारे यहाँ जो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट है, वो लिमिटेड है, ठीक है? सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। ऐसा कोई लॉ नहीं है, ठीक है? ये 2 जज बेंच को भी जा सकता है ये केस, ठीक है? जब कोई पार्लियामेंट कोई एक्ट लाती है जो अमेंडमेंट करती है, उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी डिसाइड तब होती है जब जिस बेंच के पास में केस होता है, उनको लगता है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में और ज़्यादा इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तरफ भेजा जाता है। बट ये मैंडेटरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया? ए, 1 ओनली। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।